क्रांति और राष्ट्रवाद हमारे भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों के दो बेशकीमती शब्द। कम समय में बड़ा परिवर्तन, क्रांति। आप सभी का फिर से स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं अमित साहू आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम 1857 की क्रांति के उन अनछुए पहलुओं की चर्चा करेंगे जो इस बात को रेखांकित करता है कि एक नया दौर अंग्रेजों के लिए और भारत के राष्ट्रवाद के लिए जो उस एक छोटी सी चिंगारी ने पैदा किया था, क्या था उस दौर की कहानी और वो शुरुआत हम कहाँ से हुई थी, कौन से ऐसे तात्कालिक कारण थे जिनसे इतनी महान क्रांति हुई। तो शुरू करते हैं। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे, इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा और आने वाले समय में अगर भारत 1947 की जगह 1857 की क्रांति के बाद आजाद हो जाता तो क्या परिस्थितियां जो आज कायम है वैसी होती कि और एक महान भारत की हम परिकल्पना कर सकते हैं, उस पर एक छोटी सी परिचर्चा हम करेंगे। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारणों की अगर हम विवेचना करें तो आप देखेंगे कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस 1857 की क्रांति के ठीक पहले एक चर्बी वाले कारतूस की बड़ी चर्चा होती है। ब्रिटिश सरकार ने 1853 में एक नए राइफल का इजाद किया था जिसे एनफील्ड राइफल कहा जाता है। इंग्लैंड में एक स्थान है एनफील्ड, उसी स्थान पर इस प्रकार के राइफल का आप देख सकते हैं, इस प्रकार के राइफल का आविष्कार हुआ था, इसलिए इनको एनफील्ड राइफल कहा जाता है। आज नई स्थितियां ऐसी हैं कि नई तकनीक हमारे पास उपस्थित है जिसमें आप अगर कहीं युद्ध पर जाएंगे तो जो आपके पास राइफल है उसमें आप बुलेट डालने का सिस्टम अलग है, उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। ये वो राइफल है एनफील्ड राइफल। उस राइफल के साथ आपको यहाँ पर एक नोकीला चीज देखने को मिलेगा। उस समय में ऐसी स्थितियां हुआ करती थी कि अगर हमको हमला करना है दुश्मन पर तो उस राइफल पे हमको गोली दागनी पड़ती थी। जो बुलेट दागी जाती थी वो बुलेट इस शेप में थी, इस प्रकार में थी, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक प्लास्टिक के रैपर के अंदर में बारूद भरा हुआ होता था, ये सील पैक हुआ करता था। इसमें गन पाउडर और गन पाउडर के ठीक नीचे में एक बुलेट और उस बुलेट के ठीक नीचे में वो जो पूरा का पूरा पार्ट था वो ग्रीस से पैक हुआ करता था। ग्रीस से पैक होने का कारण क्या है, क्यों इसे हम प्लास्टिक के रेपर में इसे सेट करके रख रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, देखिए, मुंह से इस ग्रीस को सैनिक काटेगा, निकालेगा और उसमें बारूद के साथ गोली को डालेगा और उसके बाद फिर ये जो नोकीला पार्ट उसके साथ लगा रहता था उसे ठूसेगा, ठोकेगा और पैक करेगा, फिर जाकर के गोली मारेगा। अब ऐसी अवस्था में ये जो ग्रीस लगी हुई है, यहाँ ग्रीस लगाने की आवश्यकता क्या होगी, क्यों हुई। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम आता है तो बचा हुआ फटाका को मम्मी बोलती है कि ऊपर में छत में सूखा, क्योंकि उस फटाके यानी बारूद के अंतर्गत अगर नमी फैल जाएगी तो वो अच्छे से धमाका नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है हर बंदूक की गोली को पहले उनको डालना पड़ता था। अगर जो बारूद का अवस्था था अगर वो खुले में होता तो उसमें नमी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उसे क्या किया गया, प्लास्टिक के रेपर में बांध करके ऊपर से ग्रीस लगा दिया गया। ग्रीस एक ऐसा केमिकल पदार्थ है जो वाटर वेपर को रोकता है, यानी नमी को वो रोक देता है, नमी को अंदर जाने से रोक देता है, ऊपर से बाहर में प्लास्टिक का पैक। अब ग्रीस किससे बनेगा, जो ग्रीस आप समझ लीजिए ये बना था चर्बी से। चर्बी का मतलब अब जैसे देख लीजिए कि हमारे शरीर में खूब जो कोई मोटा व्यक्ति है तो उसके हिस्से में बहुत चर्बी रहती है, चर्बी का मतलब वसा। वसा से ये ग्रीस बना हुआ करता था और जब ये ग्रीस बना हुआ करता था वसा से तो कहा जाता है कि गाय और सुअर के शरीर में बहुत चर्बी होती है, तो उस चर्बी को निकाल करके अंग्रेज अपने फैक्ट्री में इस ग्रीस का निर्माण करते थे इस रेपर को पैक करने में, ताकि उसमें नमी ना पहुंच सके।
भारतीय सैनिकों को कहां से पता चला कि इसमें ग्रीस लगा हुआ है, इस ग्रीस में यहाँ चर्बी बना हुआ है? जब भारतीय सिपाही मुंह से खोल करके फेंकते थे तो वो ग्रीस यानी प्लास्टिक का टुकड़ा जब जमीन पे चलता था तो जमीन पे चलने के कारण कुत्ते उसके ऊपर दुम हिलाते पहुंच जाते थे। उनको आशंका हुई कि जब कुत्ते क्यों काट रहे हैं, चाट रहे हैं। तब जाकर पता किया उन्होंने, तो ये पता चला कि अंग्रेजों ने इस कारतूस को बनाने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया है। गाय हमारी माता है। हिंदू लोगों, जाहिर सी बात है, इमोशन हमारे अंदर खूब है, तो वो हिंदू लोग और मुसलमान लोगों में भी ये प्रक्रिया उत्पन्न होनी लाजमी है। ये गुस्सा फूट पड़ा। ऐसी अवस्था में 1857 की क्रांति भड़कने से पहले सारे जितने भी हिस्से थे, तो आपको भी जान के आश्चर्य होगा कि उस समय अवध यानी लखनऊ का जो क्षेत्र है उसमें केवल सैनिकों की संख्या 75,000 थी जो ब्राह्मण वर्ग से थे, और उनके लिए बड़ा ये पाप जैसा काम था। अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसी अवस्था में अगर इसमें चर्बी लगा भी है तो उसे मुंह से काटने के बजाय कैंची या किसी अन्य चीज से काट के उस पर तो उसमें डाला जा सकता था। तो एक राइफल बड़ा भारी हुआ करता था, उस भारी राइफल को रख करके काट करके अलग से सेट करना बड़ा कठिन काम था। तो एक हाथ में गन और एक हाथ में डालो और गोली मारो, ऐसा सिस्टम था। और ब्रिटिश अनुशासन वहां पर हमेशा हावी भी था, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में ये घटना जब घटित हुई, भारतीय सिपाहियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने इस बात को ध्यान नहीं दिया और उसकी परिणति ये हुई कि 34वीं रेजिमेंट, इस चीज को परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में पूछा भी जाता है। बैरकपुर मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल के आसपास एक जगह है, वहां के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया और अपने एक सार्जेंट को और एक कर्नल को, उसमें से एक की हत्या कर दी और एक पर और गोली चलाई, लेकिन एक व्यक्ति उसमें बच के निकल जाता है, एक की मौत हो जाती है और वहां विद्रोह करता है 31 मार्च 1857 को। 31 मार्च 1857 को जब ये विद्रोह हुआ तो तुरंत बहुत जल्दी अंग्रेजों ने उनको पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दी। ये अप्रैल की घटना अब धीरे धीरे आग की तरफ फैल गई। मेरठ, बैरकपुर पड़ा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद ये घटना चली गई मेरठ और दिल्ली आसपास का जगह पड़ता है। मेरठ के सैनिकों ने भी इस बंदूक का प्रयोग करना, राइफल का प्रयोग करना, गोली का प्रयोग करना मना कर दिया। 100 लोगों ने विरोध किया, 100 लोगों ने विद्रोह कर दिया कि हम इस राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। तब ब्रिटिश सरकार ने उनको 9 मई 1857 को उन 100 लोगों में से 85 लोगों को 10 साल की सजा सुना दी। और जब ये 10 साल की सजा सुनाई तो अगले ही दिन 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति भड़क उठती है मेरठ से। और वही वो एक जुनून था, एक सुरूर था, जहां सारे एक लंबे समय से जो अनुशासन का पाठ ब्रिटिश अधिकारियों ने सैनिकों को सुनाया था वो हवा में उड़ गया और हजारों की संख्या में मेरठ से विद्रोह जो है दिल्ली से लखनऊ आगे इस प्रकार पूरे उत्तर भारत में फैल गया। और 1857 की क्रांति की शुरुआत करने के लिए ये चर्बी वाले कारतूस बड़े जिम्मेदार थे। तो ध्यान में रखिएगा, 1857 की क्रांति शुरू हुई और 1857 की जब क्रांति शुरू हुई तो उस क्रांति को अंग्रेजों ने, शुरू तो हुआ था 10 मई से और मोटे तौर पर ये लगभग 6 से 8 माह तक बहुत तेज रहा। जुलाई 1859 तक इस क्रांति को पूरी दबा दिया गया। इस क्रांति ने अंग्रेजों के रोंगटे खड़े कर दिए। जिस सत्ता का दम ये अंग्रेज भर रहे थे वो पहली बार ब्रिटिश सत्ता बहुत कमजोर हो गई। और कहा जाता है 1857 की क्रांति को केवल सिपाहियों, कुछ राजाओं और नवाबों का संरक्षण मिला। कहा जाता है कि अगर शिक्षित भारतीय जनता, राजा महाराजा, किसान वर्ग अगर थोड़ा सा साथ देते तो 1857 में ही हमको आज़ादी मिल जाती, हमको 1947 तक वेट नहीं करना पड़ता।
तो 1857 की जो क्रांति थी, उस 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सत्ता उखड़ते उखड़ते बच गई। तो उस क्रांति के फलस्वरूप अगर भारत तुरंत आजाद हो जाता तो ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। भारत को रेलों के माध्यम से जो विकास हुआ, भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय स्थापित किए, अंग्रेजों के द्वारा हाईकोर्ट एक्ट लाया गया, इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। आज जिस संसदीय प्रणाली की हम देख रेख कर रहे हैं, जिस व्यवस्था को हम जी रहे हैं, शायद वो आधुनिक भारत उतना आधुनिक नहीं होता जितना आज है। उस काल में ये कहा जाता है कि अगर 1857 की क्रांति अगर सफल हो जाती तो वापस जनतंत्र या लोकतंत्र की जगह फिर से वापस राजतंत्र होता, और जिस अखंड भारत की परिकल्पना हम कर रहे हैं वो अखंड भारत स्थापित नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा देश फिर से टूट जाता। लोकतंत्र की बजाय ये आज़ादी हमको इस मायने में होती कि आप ये समझ लीजिए कि सत्ता के दम पर, बंदूक के दम पर, गोली के दम पर एक राष्ट्र का उदय हुआ। आप जिस जगह हम चैन की सांस ले रहे हैं उस जगह में आपके अहाते में एक व्यक्ति स्टैंड गन या बंदूक लेकर के अपना शासन स्थापित करता। यानी 1857 की क्रांति ने एक सीख भी हमको दी कि आज़ादी जो है हिंसा से नहीं लड़ी जा सकती। और जो डेवलपमेंट अंग्रेजों के द्वारा हुआ, आप समझ लीजिए कि भारतीय इतिहास को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आजाद भारत में ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा तंत्र है जिसे अंग्रेजों ने नहीं दिया। लगभग अगर हम पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग आज हर प्रकार का जो डेवलपमेंट है, रेल, यूपीएससी या हर प्रकार का डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो अंग्रेजों की ही देन है। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उस 1857 की क्रांति ने भारत में एक नए राष्ट्रवाद का उदय किया, एक ऐसे राष्ट्रवाद का उदय किया जहां सभी वर्ग एकजुट होकर के देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ा, भारत की आज़ादी की लड़ा। वो लड़ाई जो केवल पहले अवध की लड़ी जाती थी, वो लड़ाई केवल जो कानपुर, झांसी, सतारा की लड़ी जाती थी, वो लड़ाई ना होकर के पूरे देश के लिए लड़ी जाने लगी। तो कहीं ना कहीं एक देहात भारत की जगह एक नए आधुनिक और अत्याधुनिक भारत की परिकल्पना 1857 की इस क्रांति की असफलता के पीछे भी रही। 1857 की क्रांति को असफल इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 की उसी क्रांति के बदौलत 1858 का एक्ट पास हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, अंग्रेजों ने गोद लेने का अधिकार दे दिया, फिर से किसी भी व्यक्ति को धार्मिक किसी भी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाने लगा। अंग्रेजों ने डायरेक्ट कह दिया कि अब हम अपने साम्राज्य विस्तार को यहाँ रोक देंगे, किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा, किसी प्रकार की संधि नहीं होगी, किसी प्रकार का साम्राज्य विस्तार न होगा, हम केवल व्यापार पर ध्यान देंगे। तो इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, इस राजनीतिक परिवर्तन के अलावा यहाँ रहने वाले भारतीयों को प्रशासन में भी बराबरी का मौका दिया जाएगा, इसीलिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधान में जोड़ा गया। और आने वाले समय में आईसीएस की जो परीक्षा थी, जो 1861 में हमारे लोगों के लिए भी होने लगी, ये अलग बात है कि वो परीक्षा लंदन में होती थी, लेकिन हमको भी आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने का अवसर हुआ। तो ये बड़े राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन आए जो 1857 की क्रांति की देन है। उम्मीद है कि एक छोटी सी समीक्षा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। सभी को थैंक यू।